आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 2 नवंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे लेबनान की सरहद पर फिर जंग के आसार। इसराइल ने हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स पर किया बड़ा हमला, कई की मौत। ईरान ने इसराइल और अमेरिका की धमकियों को खूंटी पर टांगा। न्यूक्लियर साइट्स को लेकर प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने किया बड़ा ऐलान। यूके ट्रेन स्टैबिंग मामला, ब्रिटिश पुलिस के बयान से मुस्लिम विरोधी अंधभक्तों को लगा बड़ा झटका। सूडान में आरएसएफ के खून खराबे से हजारों बेघर, भूखे प्यासे लोग पैदल 60 किलोमीटर तक चले। गजा में भूख प्यास से हालात खराब, फिर भी जिंदा रहने की आस, हमास कर रहा होस्टेजेस की तलाश। और रूस ने नई सबमरीन की लॉन्च, पोसाइडन न्यूक्लियर ड्रोन ले जाने की है कुव्वत, बदल सकता है जंग का नक्शा। शुरुआत करते हैं इस शो की। लेबनान की सरहद पर फिर से आग बरसना शुरू हो गई है। हिजबुल्लाह पर इसराइल ने बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। साउथ लेबनान में इसराइली लड़ाकू विमानों ने, फाइटर जेट्स ने हिजबुल्लाह की इलीट रदवान फोर्स पर बम बरसाए हैं। इसराइल की फौज ने ये खुद माना है, आईडीएफ ने, कि उसने कफर रुमाने इलाके में एयर स्ट्राइक्स की, जिसमें हिजबुल्लाह के 4 लड़ाके मारे गए। ये हिजबुल्लाह का बड़ा नुकसान माना जा रहा है। ये जो 4 लोग मारे गए हैं, इनमें शामिल थे रदवान फोर्स के लॉजिस्टिक चीफ, जिन्हें इसराइल ने हथियारों की सप्लाई और हिजबुल्लाह का स्ट्रक्चर दोबारा खड़ा करने की कोशिश में शामिल बताया। बाकी तीनों भी रदवान फोर्स के ही मेंबर बताए जा रहे हैं। इसराइली फौज का दावा है कि वो सीज फायर का खुला वायलेशन कर रहे थे, ये चारों लोग, जबकि दुनिया देख रही है कि करीब 1 साल पहले हुए सीज फायर के दौरान आए दिन इसराइल ने लेबनान पर बमबारी की है। सैकड़ों नहीं हजारों बार वायलेशन हुआ है। बावजूद इसके इसराइल कह रहा है कि ये लोग वायलेशन कर रहे थे, लिहाजा हमने इन पर बमबारी कर दी। ज़मीनी सच्चाई ये है कि लेबनान की सरहद अब फिर से धड़कने लगी है। सीज़फायर नाम की जो चीज़ थी वो बस अब कागज़ पर रह गई है। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन का कहना है कि इसराइल ने उनकी बातचीत की पेशकश को ठुकराकर बमबारी का ऑप्शन चुना है। उधर हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम की तरफ से अब तक इस नुकसान पर और ताज़ा बमबारी पर कोई बयान नहीं आया है। ईरान से एक शानदार और बड़ा ऐलान आया है। अमेरिका और इसराइल की धमकी की धज्जियां उड़ाते हुए ईरान ने ऐलान कर दिया है, एक बड़ा ऐलान। प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि हम अपने न्यूक्लियर ठिकाने फिर से बनाएंगे, चाहे जो कर लो, और पहले से भी मजबूत बनाएंगे। ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान ने साफ साफ कहा, चाहे हमारी इमारतें गिरा दो, हमारी फैक्ट्रियां उड़ा दो, लेकिन हम फिर खड़े होंगे और इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूत खड़े होंगे। तेहरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के दौरे पर उन्होंने ऐलान किया कि ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट्स को दोबारा तामीर करेगा, दोबारा बनाएगा, लेकिन हथियारों के लिए नहीं, इंसानियत और इलाज के लिए। बार बार यही तो कहता है ईरान कि हमारा प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम अमन पसंद है। हम बिजली बनाने के लिए, लोगों के इलाज करने के लिए उसमें चीज़ें बनाएंगे। मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका और उसके साथी ईरान की इल्मी और टेक्नोलॉजिकल आज़ादी से डरते हैं, इसीलिए कभी साइंटिस्टों की टारगेट किलिंग होती है तो कभी फैसिलिटीज़ पर बमबारी की जाती है। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिन पहले ही अपनी ताज़ा धमकी में कह चुके हैं कि अगर ईरान ने जून में तबाह किए गए न्यूक्लियर ठिकानों को दोबारा चालू करने की कोशिश की तो अमेरिका उन पर फिर से हमला करेगा। लेकिन तेहरान का जवाब दो टूक है, हम पर हमला करो या रोक लगाओ, हमारी तरक्की तुम्हारे डर से नहीं रुकेगी। लेकिन पेजेश्कियान का आज का ये ऐलान बता रहा है कि ईरान फिर से अमेरिका के रडार पर आ सकता है। अब देखते ये हैं कि जब ट्रंप सोकर उठेंगे अपने टाइम के मुताबिक तो वो इस ऐलान पर क्या ऐलान करते हैं। अंधभक्तों के लिए एक बुरी खबर है। यूके में, यूनाइटेड किंगडम में ट्रेन पर हुए मास स्टैबिंग मामले में पुलिस ने साफ कर दिया है ये कोई टेररिस्ट इंसिडेंट या अटैक नहीं है। सब सुबह से कुछ अंधभक्त इसे इस्लाम और टेररिज्म से जोड़कर हमसे सवाल कर रहे थे, इस पर कुछ बोलो, बोल नहीं रहे हो। असल में वो खुद दिमागी दहशतगर्दी से बीमार है, इतनी नफरत है मुसलमानों से। ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस के सुपरिंटेंडेंट जॉन लवलेस ने बताया है कि ट्रेन में हुई इस चाकूबाजी के सिलसिले में 2 ब्रिटिश शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। एक 32 साल का ब्लैक ब्रिटिश यानी काला ब्रिटिश नौजवान है और दूसरा 35 साल का ब्रिटिश नेशनल कैरेबियन से ताल्लुक़ रखता है।
ब्रिटिश पुलिस ने इसे एक आम इंसिडेंट बताया है। इसका मतलब है कि जो लोग इसे आतंकवाद की कोशिश मान रहे थे, टेररिज्म की कोशिश मान रहे थे, उनके लिए बहुत बुरी खबर है और उनके ना जाने कितनी गहराइयों में इससे तकलीफ पहुंची होगी। पुलिस फिलहाल इस पूरे इंसिडेंट के पीछे का मोटिव जांच रही है, तलाश कर रही, क्यों किया। अभी जो मुलजिम है वो कस्टडी में है, उनसे पूछताछ जारी है, लेकिन टेररिस्ट अटैक नहीं है, ये इंग्लैंड पुलिस ने कह दिया है। ये मामला ईस्टर्न इंग्लैंड में हुआ, ट्रेन में, जहां मुसाफिरों में हड़कंप मच गया था। और हाँ, इस स्टैबिंग में, इस चाकूबाजी में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। हम अब बात करते हैं सूडान की, जहां के हालात बेहद नाजुक हैं और आप सब उसके बारे में जानना भी चाहते हैं। एल फाशर शहर नॉर्थ दारफुर सूबे की दारकूमत है, कैपिटल है। वहां रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ के खून खराबे और कब्जे के चलते हजारों लोग पैदल बिना खाना पानी के अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्प्लेस्ड फैमिलीज ने 60 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पैदल तय की। कई लोग 4-5 दिन तक बिना खाना और पानी के चलते रहे और अब उनकी हालत बेहद नाजुक है। अबू बकर अहमद यूनिसेफ के न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते अकेले 6000 से ज्यादा लोग एल फाशर से तवीला पहुंचे, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। लोग इतने थके हुए थे, इतने भूख प्यास से दो चार थे कि उनकी हालत बेहद खराब थी। रास्ते में बेघर हुई फैमिलीज को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। कुछ को मारा गया, कुछ को कई दिनों तक बिना खाना और पानी के गुजर करना पड़ा। और जब ये लोग तवीला पहुंचे तो सभी बहुत प्यासे और मेल नॉरिश थे, बच्चे और बड़े दोनों। यूनिसेफ ने यह भी बताया कि कई बच्चे अपनी फैमिली से अलग होकर अकेले आए हैं। उन्हें नहीं पता कि उनके वालिदैन के साथ क्या हुआ, वो जिंदा भी हैं या मार दिए गए, किसी को नहीं पता। वो बच्चे जो हैं, अपने रिलेटिव्स का भी कोई पता नहीं बता पा रहे हैं। उन्हें खुद नहीं पता है कि वो रिश्तेदार हैं कहाँ। इन हालात ने साबित कर दिया है कि सूडान में जारी सिविल वॉर सिर्फ एक पॉलिटिकल वॉर नहीं है, बल्कि इंसानी जिंदगी पर भी एक भारी संकट है। सिविलियन कैजुअल्टीज बढ़ रही हैं। मास डिस्प्लेसमेंट की वजह से ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ये चेतावनी है कि इंसानी मदद पहुंचाना और जंग रुकवाना दोनों ही चुनौतीपूर्ण हो गया है। यहाँ हर कदम पर लोग अपनी जिंदगियों को जोखिम में डाल रहे हैं। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सभी पैदल चल रहे हैं ताकि जिंदा रहा जा सके। हमारी नजरें भी अल फाशर शहर पर टिकी हुई हैं। हम पल पल के हालात जान रहे हैं और देखना होगा कि इंटरनेशनल एड एजेंसीज कब तक इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को ख़त्म करके राहत पहुंचा पाती हैं। याद रखिएगा, जब भी कहीं की कोई खबर नहीं आती, कोई बड़ी अपडेट नहीं होती, लोग पिछले बुलेटिन देखते नहीं हैं, इस वाले में सवाल पूछने लगते हैं। वहाँ की तो खबर दिखाए ना भैया, जो बनाई वो तो देख लो, पीछे जाके देख लो। तुम दिन में एक वीडियो पे आ रहा हो, हम थोड़ी ना एक वीडियो बना रहे हैं। और जब खबर में कोई बड़ी अपडेट नहीं होती, हम कभी आपको खबर आज तक रिपीट करके नहीं दी जब तक कोई मेजर अपडेट नहीं हो, और ये भी 1 या 2% हुआ होगा। अब बात गजा की। गजा में सुकून का नाम तक नहीं बचा। अमेरिका की दलाली से हुआ सीज़फायर बस कागज पर है। हकीकत यह है कि इसराइल ने अब तक मदद के वादे का एक छोटा सा हिस्सा भी पूरा नहीं किया। हर रोज 600 ट्रक के दाखिले की बात थी मदद के ट्रक्स की, मगर हकीकत में सिर्फ 145 ट्रक जो हैं, 145 ट्रक्स रोज जा पा रहे हैं। बाकी सब सरहद पर रुके पड़े हैं और अंदर के लोग भूख, प्यास और बीमारियों से लड़ रहे हैं। इसी सिलसिले में अरब और मुसलमान मुल्कों के मिनिस्टर्स इस मंडे को इस्तांबुल में जमा होंगे ताकि इस जंगबंदी को आगे बढ़ाने का रास्ता निकल सके और अगर ज़रूरत पड़ी तो एक इंटरनेशनल फोर्स तैनात की जाए गजा में, जो गजा में अमन बहाल करने की कोशिशें शुरू कर सके। उधर इसराइल में एक और तूफान उठा है। फौज के आला कानूनी अफसर ने वो वीडियो लीक किया जिसमें एक फ़लस्तीनी कैदी को इस्राएली सिपाही जिल्लत, बदकारी और जबर का निशाना बना रहे थे। इस पर इस्राएली अपोजिशन लीडर याइर लपिड ने कहा, मामला संगीन है मगर इसराइल ऐसा नहीं करता। हम कानून की रियासत हैं और यही फ़र्क है हमारे और दुश्मनों के बीच। कौन सा कानून? वो फौज तुम्हारी आईडीएफ वहाँ पर जैतून चुरा रही है जैतून, तुम कह रहे हो कानून। ये है कानून? मगर इंसानी हुकूक की दर्जनों तंजीमें भी बोल रही हैं
कह नहीं कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि इसराइल की जेलों में फ़लस्तीनियों पर जुल्म और उनके साथ बदकारी करना एक सिस्टम बन चुका है। इस बीच हमास और रेड क्रॉस की टीमें गजा सिटी के शुजाइया इलाके में दाखिल हो रही हैं। जिन्हें बदकारी का मतलब नहीं पता वो अपने बड़ों से पूछ लें। मैं वो लफ्ज़ चुनता हूं कि बच्चों के साथ बैठने में आपको शर्म महसूस ना हो। इन इसराइली होस्टेजेस की लाशें तलाश की जा रही हैं अब भी हमास की तरफ से, जो लापता हैं। इलाका खंडर बना हुआ है, लेकिन तलाश जारी है। और जब ये सब चल रहा है तब गजा के बेघर लोग मिट्टी और मलबे से अपने लिए पनाह गाहें बना रहे हैं। बारिश और ठंड आने वाली है, मगर छत नहीं है, टेंट नहीं है, सीमेंट तक नहीं है। एक किस्सा सुनाता हूं मैं आपको। 5 बच्चों के बाप एक फ़लस्तीनी शख्स ने अपने हाथों से मिट्टी की दीवारें उठाई, उन्हीं टूटी ईंटों से जो उनके घर का हिस्सा हुआ करती थी। सोचिए दिल का दर्द। वो कहते हैं हमने सोचा कुछ तो करें, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं। हमारे पास कुछ नहीं था, बस मिट्टी थी, उसी से बना लिया एक कोना जो ठंड और बारिश से बचा ले। दोस्तों, गजा में ज़िंदगी अब भी दर्द, मिट्टी और मलबे के नीचे और बीच में ही चल रही है। और इसराइल की नाकेबंदी के साए में इंसानियत एक बार फिर भूख और बेबसी का इम्तिहान दे रही है, और ये इम्तिहान कंटिन्यूसली चल रहा है। अब बात रूस की। रूस ने खबरोवस्क नाम की अपनी एक नई सबमरीन लॉन्च की, एक नई पनडुब्बी। सबमरीन को पोसाइडन न्यूक्लियर पावर ड्रोन ले जाने के लिए बनाया गया। ये वही ड्रोन है जिसकी वजह से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि न्यूक्लियर टेस्ट करो। अब बड़ा खतरनाक ड्रोन है। रूस इस सबमरीन और पोसाइडन ड्रोन के जरिए यूक्रेन से जारी जंग में बड़ा उलटफेर कर सकता है, और इस जंग का नक्शा भी बदल सकता है। फिलहाल ये थी कुछ बिग हेडलाइंस जिनकी खबरें हमने बनाकर आपको दे दी। उम्मीद ये करते हैं कोशिशें आपको पसंद आई होंगी। हाँ, अगर कोई मीडिया से जुड़ा बंदा मेरे इस शो को देख रहा हो, अगर देख रहा हो, ऐसे किसके पास वक्त होता है, तो मैं उनसे कहता हूँ जिनके पास भी 3 से 5 साल का लिखने का एक्सपीरियंस हो, राइटिंग का, एंकरिंग आती तो अलग बात है, लेकिन मीडिया टीवी इंडस्ट्री में काम किया हुआ, न्यूज़ चैनल्स में जैसे मैंने किया है, तो वो मुझे नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मेल है दुनिया टुडे वाला, उस पर मेल करें अपना रिज्यूमे, अपने एक्सपीरियंस और अपना पीस ऑफ वर्क, कैसी स्क्रिप्ट लिखते हैं। बट इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि मेरी सारी खबरें इंग्लिश न्यूज़पेपर से ही ली जाती हैं और इंग्लिश के ही फैक्ट्स मैं देखता हूँ। तो इंग्लिश आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए, ताकि आप फिर उसे आसान लफ्ज़ों में डालकर एक बेहतरीन स्क्रिप्ट और रिसर्च शोज़ बना सकें। ठीक है, बस वही लोग करिएगा। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों ने मुझे पहले भी रिज्यूम भेजा था, उनमें से किसी का भी मीडिया बैकग्राउंड नहीं था। यूट्यूब चैनल को मैं तरजीह नहीं देता उसके एक्सपीरियंस को, प्लीज़, इसलिए क्योंकि यूट्यूब पर आजकल बहुत लोग हैं। मैं यूट्यूबर नहीं, मैं अपने आप को जर्नलिस्ट ही कहता हूँ, क्योंकि हमने टीवी इंडस्ट्री में काम किया। तो टीवी में काम किए हुए लोग लाइन लेंथ जानते हैं, कैसे लिखना है, किससे बचना है, क्या लिखना है। वो लोग ज़रूर अपने CV भेज सकते हैं। एक अच्छी इज़्ज़तदार सैलरी देने की कोशिश करूँगा अगर काम अच्छा हुआ, वरना हल्का काम तो मैं नहीं करूँगा। उनको पहले से बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, सलामत रहिए।